हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है अवनीश शर्मा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच अवनीश सर, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जी वेलकम वेलकम, बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर रिबाहा जी, आज आपके सभी व्यूवर्स को भी प्रणाम। हालांकि वो 99.9% इंडियंस ही हैं, तो भैया आप सब लोगों को नमस्ते। जी मेरी तरफ से भी नमस्ते। सही हो गया। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक इंडियन मीडिया पे रिपोर्ट चल रही है कि पाकिस्तान ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 150 सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए थे। इस पर बात करेंगे और वो ये भी क्लेम करें कि पाकिस्तान में भी ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, लेकिन उसके बाद इस रिपोर्ट को जो है रिमूव कर दिया गया। तो आगाज मेजर साहब से करते हैं। मेजर साहब, क्या कहना चाहेंगे इंडियन मीडिया के इस क्लेम के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया रिबाहा। इंडियन मीडिया का क्लेम जो है वो तो अब बस इंडियन मीडिया का क्लेम है। मेरे ख्याल में इस पे जितनी तहकीक या जितनी बातचीत होनी थी वो हो चुकी। अब इसके बाद वो इसी तरह की बात है जिस तरह पहले जाफर एक्सप्रेस पे था कि जनाब वो इतने ताबूत वहां पे पहुंच गए, इतने ज्यादा जो है ना वो लोग हो गए, बाद में उस सब में से कुछ भी नहीं निकला। एक चीज याद रखिएगा कि जब कोई किसी का मर जाता है, देखिए ना, किसी कोई कोई शहीद हुआ या ऑपरेशन में आप कहें कि जी वो मारा गया, तो जो भी शहीद हुआ तो जाहिर है उसने मुल्क के लिए कुर्बानी दी, मुल्क के लिए उसका खून बहा। तो उसके घर वाले, मतलब जहां पे वो खफा हों, सब कुछ हों, उसके बावजूद एक चीज तो वो चाहते हैं ना जी कि उनके बेटे की वो जो डेथ है उसको रिकग्नाइज किया जाए और वो सब कुछ किया जाए। तो मेरे ख्याल में कि ये इंडियन मीडिया का क्लेम अपनी जगह पे, लेकिन ये प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है। वही जो जिस तरह इनके एयर चीफ साहब ने अगले दिन उनको याद आया कि जी हमने भी 5-6 जहाज जो हैं वो गिराए थे, तो वो उन्होंने अचानक बता दिया कि जी हमने भी 6 जहाज गिराए थे। तो ये उसी तरह की बात है जिस तरह जाफर एक्सप्रेस पे एक यलगार थी प्रोपेगेंडा की, तो उसी तरह की ये एक यलगार है। जाहिर है होम होम बेस के लिए वो कर रहे हैं। और इसमें जो चीज नई है मेरे लिए वो ये है कि एक खबर चलती है और वो कॉपी रिपीट तमाम के तमाम इंडियन मीडिया के ऊपर जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाती है। तो वो फिर समझ आता है कि ये कहाँ से चली और कहाँ से जाके ये बताया गया और ये सब कुछ किया गया। मेरे ख्याल में इससे आगे चीजें हैं जिनको देखना चाहिए। ये बातें जो हैं ये जितनी होनी थी वो हो गई। हाँ ठीक है कि इससे वो जो है थोड़ी देर के लिए एक बज आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। और अभी तो ये 14 अगस्त के ऊपर जिन्होंने जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जिन्होंने उसमें कोई परफॉर्मेंस दी, वो सब अवार्ड से भी नवाज दिए गए, मतलब वो सारे एक्नॉलेज भी हो गए। और पाकिस्तान की तरफ से तो कुछ भी खुफिया नहीं रखा गया, पाकिस्तान बड़ा ट्रांसपेरेंट था ये ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस और सिंदूर में। और यही वजह थी कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बड़ा मैच्योर और बड़ा जिम्मेदार साबित हुआ। तो ये जो इंडिया का मीडिया है उसमें फिर वो सारी बातें मैंने नहीं की, इंडियन मीडिया ने की कि वो कराची पे हमला हो गया, वो लाहौर कब्जे में आ गया, इस्लामाबाद से लोग भाग गए और वो सारी बातें। और फिर मैंने तो पार्लियामेंट में नारा नहीं लगाया, लेकिन फ्रांस की पार्लियामेंट में भी लोगों ने सवाल उठाए कि भाई वो राफेल गिर गए हैं तो उनसे पूछ लें कि बता दें, ताकि जो है ना मतलब वो हमारी एक मतलब जाहिर है फ्रांस का वो स्टार प्रोडक्ट है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो समझते थे कि जी उससे उनकी इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंच रहा है। तो बहरहाल ये बातचीत मेरा ख्याल है कि उसी का एक तसलसल है। सही हो गया। अब हम अवनीश सर की जाने पड़ेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके मीडिया पर ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 150 सोल्जर्स को आप लोगों ने मार गिराया था और ऑपरेशन सिंदूर के तहत, इस पर आप क्या राय रखते हैं? जी, सबसे पहले तो मेजर साहब को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुक्रिया कि आपने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को ओन किया। आप लगातार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर पाक की सरजमी पर चला और आप सब ऑपरेशन सिंदूर के शिकार हुए। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई ऑपरेशन बचाव, ऑपरेशन सेफ या इस तरह का कुछ चला हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बड़ा क्लियर हो गया। पाकिस्तानी मीडिया भी ऑपरेशन सिंदूर, रिबहा आपने भी ऑपरेशन सिंदूर, मेजर साहब ने भी ऑपरेशन सिंदूर।
तो ये कामयाबी है कि ऑपरेशन सिंदूर, जिन्होंने पहलगाम में हमारे लोगों की जानें ली थी बर्बर तरीके से, और जिनको उसके बाद हमने ऑपरेशन महादेव में उनको भी निपटाया, उससे पहले जिन्होंने उसको तैयार करके और भारत में खून खराबा और जाने लेने के लिए भेजा था, पहले उनको निपटाया, आकाओं को निपटाया। क्योंकि आपने देखा होगा एक न्यू नॉर्मल हमारे यहाँ इंडिया में अब सेट हो चुका है। वो सेट ये हो चुका है, पहले हम कहते थे कि साहब टेररिस्टों को मारेंगे, टेररिस्टों को निपटाएंगे, जो भी इस तरह का इंडिया में न्यूसेंस क्रिएट करेगा हम उसको करेंगे। लेकिन अब ये न्यू नॉर्मल है कि हम सिर्फ प्यादों को नहीं निपटाएंगे, उन प्यादों के जो अब्बा हुजूर लोग हैं हम उनको भी निपटाएंगे। और यही वजह थी कि ऑपरेशन सिंदूर जब स्टार्ट किया इंडिया ने, तो आपके बेसिस पे नहीं गए पहले फेज में, ना आपके किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे गए। हमने जिहादी अड्डों को, जहां ये ट्रेन किए जाते हैं, जहां से ट्रेन करके ये भेजे जाते हैं और हमारे यहाँ खून खराबे करने की ये कोशिश करते हैं, आंशिक सफल भी हो जाते हैं, पार्शली सक्सेस भी मिलती है इनको, तो हमने पहले उन पर अटैक किया और उनको न्यूट्रलाइज किया। और उसके सबूत हमने सोशल मीडिया पे, पूरी दुनिया ने देख लिया। किसी की खाला मर गई, किसी की बुआ मर गई, किसी की बहन मर गई, किसी के जिहादी के खानदान के न जाने कितने 1.5 दर्जन मर गए, और वो रोता हुआ दिखाई दिया, कलपता हुआ दिखाई दिया, ये पूरी दुनिया ने देखा। अब यहां पर फर्क कैसे हो जाता है कि कोई एक ऐसा स्टेट जब ओन करने लगता है टेररिज्म को और टेररिस्टों को, जब फातिहा पढ़ा जाने लगता है वहां की मिलिट्री बावर्दी में और वहां के पॉलिटिकल नुमाइंदे, तो फिर डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है कि दरअसल बिना वर्दी वाले टेररिस्ट हैं या वर्दी वाले भी टेररिस्ट हैं। बहरहाल नारे तो आपके यहां लग रहे हैं, वो किस तरीके के नारे लग रहे हैं वर्दी को लेके, सोशल मीडिया का समय है, सब कुछ ओपन। अब आपने कहा कि साहब जिस स्पेसिफिक न्यूज की आपने बात की, तो देखिए ये डिजिटल एरा है। शमा न्यूज नाम का आपका एक प्लेटफॉर्म है, और ऐसा नहीं कि उसने केवल खबर पढ़ी। मेरे मोबाइल हैंडसेट में उस वेबसाइट की वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो सारे नाम हैं, वो सारी लिस्टें हैं, वो सब कुछ है, लेकिन दिखाने का कोई मतलब है नहीं। मैं आपको बताता हूं। एक न्यूज चैनल पे कोई एंकर आके रिबाहा बोल दे, ये बात दीगर है। चलो बोल दिया, फिर बाद में कहे कि नहीं साहब क्रेडिबल सोर्सेज नहीं थे, हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं, या हम माफी भी मांगी जाती है। न्यूज चैनल सब जगह ऐसा करते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शमा न्यूज के वेबसाइट पे बाकायदे खबर छपी प्रिंट फ्रेम में, और उसके वीडियो शॉट हैं, उसके लोगों ने वीडियो शॉट ले लिए, उन तमाम लिस्टों की लोगों ने डाउनलोड कर लिया, वो सारी चीजें मौजूद हैं। सवाल ये होता है कि उसके बाद शमा न्यूज ने अपनी वेबसाइट से वो तमाम चीजें किसके दबाव में हटा दी। मैं मेजर साहब की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, जब उन्होंने कहा कि जंगें होती हैं जब, तो हमारे जांबाज चाहे आपके सिपाही वो लड़ते हैं, अपने देश के लिए लड़ते हैं, अपनी आवाम के लिए लड़ते हैं। जो दुश्मन साइड होता है वो बोलता है हमने हलाक कर दिया, हमने मार दिया। जो दूसरा साइड होता है वो कहते हैं हम अपने मुल्क पे शहीद हो गए। बिल्कुल ठीक है, हमारे यहां वीर गति को प्राप्त हो, ऐसा होता है। अब सवाल ये होता है कि मेजर साहब ने कहा कि वो माएं, वो विधवाएं जो हमारे या आपके, मैं दोनों को जांबाज कहूंगा साहब, मिलिट्री कमजोर है किसकी ताकतवर है, वो लड़ाई के मैदान में होता है, उसके रिजल्ट्स हैं, इतिहास में, हिस्ट्री में दर्ज हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल नौकरी नहीं होती। जान देने की नौबत आ जाती है साहब। तो ऐसे में अगर उनकी विधवाएं, उनके घर वाले अगर चाहते हैं कि उनके बच्चे जो फौत हुए उनको अगर रिकॉग्निशन मिले, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है। उनको तमगे मिले, बिल्कुल मिलने चाहिए साहब। जिस मिलिट्री का इतिहास ये रहा हो कि लगातार जंगे हारने के बाद भी सीना तमगों से सजा रहता है, न जाने क्यों,
वहां कम से कम जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनको तो तमगा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हम या इंडियन मीडिया क्यों कंसर्न हुई कि शमा न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया, फिर अंडर प्रेशर उसको हटा दिया। हम उन एक एक बच्चों को, हमने तो साहब कारगिल के दौरान, जब आपकी फौज ने, आपकी गवर्नमेंट ने बॉडीज लेने से मना कर दिया, बड़े दबाव और बड़े प्रेशर के बाद जब इंटरनेशनल बिरादरी में फसीहत हुई तब जाके लेने को राजी हुए, फिर भी कुछ का क्रिमेशन पूरे अदब के साथ, पूरे रिचुअल के साथ भारत ने किया, भारत ने अपनी जमीन पे किया। और उसी तरह आपने कबायली 1947 जस्ट पार्टीशन के तुरंत बाद आपने भेजे, रेगुलर मिलिट्री भेजी, उनमें से जो मारे गए आपने कब ओन किया, कब पहचाना? क्या उनकी मां, उनकी विधवाएं, उनके बच्चे नहीं थे? 90,000 से ज्यादा जब 71 में बंद हुए, जिनको हम लोगों ने सालों तक राशन दिया, वो हिस्ट्री में दर्ज है साहब। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, वो सत्य है। आपके लिए कटु सत्य होगा, थोड़ा तीखा, खट्टा, और हमारे लिए अचीवमेंट भरा। लेकिन हमने उनके साथ भी कैसा व्यवहार किया? जनरल मानिक शाह वहां गए, कैंप में गए, और उन्होंने सबसे पहले खाना पूछा, खाना, मच्छरदानियां पूछी, मच्छरदानी है, मच्छर तो नहीं काट रहे। उसके बाद गुसलखानों का दौरा किया हमारे मानिक शाह साहब ने, कि प्रॉपर सैनिटाइज्ड माहौल है नहीं है। कोई भी बच्चा पाकिस्तान का गूगल कर ले, मैं कहता हूं, अगर कोई भी दर्शक, कोई भी व्यूअर पाकिस्तान का अगर देखता हो, आपके इस प्रोग्राम को देख रहा हो, तो मैं गुजारिश करूंगा, बच्चों गूगल करो जरा, और गूगल करके ये पता करो, आज जिस अमेरिका के पीछे पीछे घूम रहे हो ना, उसी का है गूगल, भारत का नहीं है। प्रोपेगेंडा नहीं फैलाता वहां पर। वहां पता करो कि जरा 71 में क्या हुआ था, और 71 के बाद उनको किस तरीके से, एक घटना जिक्र कर रहा हूं, एक हवलदार ने पकड़ लिया हाथ मानिक शाह का, और कहा साहब अब पता चलता है आप क्यों जीतते हो। जो दुश्मन के सैनिकों को, सिपाहियों को इस तरीके से ख्याल रख रहा है। हमारी मेस में आपने जाके खाना खाया, हमारी मच्छरदानियां पूछी, हमारे गुसल खाने आपने देखे। सवाल यह होता है कि मानवता किसी देश की, किसी स्टेट की ये कहती है, ये बिल्कुल कहती है साहब, ओन करना चाहिए। सवाल यह होता है कि क्या पाकिस्तान की माओं को, बहनों को, उन बेटों को ये अधिकार नहीं है कि कितने फौत हुए, कितने मर गए, क्यों मर गए? मैं तो ये कहता हूं, जो विदेशी आपके यहां ऑपरेट करने के लिए बैठे हुए थे, टर्की ड्रोन्स को, अगर वो भी कहीं डिस्टर्ब हुए हैं, और मैं तो ट्रंप का जो पूरा रवैया है, हालांकि वो ट्रेड को लेके है, लेकिन नस कहीं और दबी है, मैं तो वहां भी पूछूंगा अगर कोई अमेरिकन हो, और क्या आपके यहां खुलासे घूम नहीं रहे हैं, जिसमें आपके एक सीनियर जर्नलिस्ट ये बता रहे हैं कि साहब उन बेसिस पे अमेरिकन आते थे, और पाकिस्तानी मिलिट्री को यह हक नहीं था कि वो पूछ लें कि इनके अंदर क्या है, क्या नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने तो सिर्फ न्यूक्लियर, जो अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की सरजमीन पर, आप इसकी केवल चौकीदारी करते रहे हैं चंद डॉलरों की बदौलत। मैंने कितनी बार रिपीट किया, यह हकीकत है। सवाल रिबाहा ये नहीं है कि हम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन जिस देश की सेना और उस स्टेट का ये इतिहास रहा हो कि उसने अपने लोगों को ओन नहीं करने का काम किया हो, कबायली हमले के समय भी, 71 में भी, कारगिल में भी, तो फिर ऐसे में भारत का तो ये ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है भारत मीडिया का भाई, कि अगर वो कह रहा है, आप मुझे ये बता दीजिए इस खबर से कहीं जश्न मनाया गया हो भारत में, तो एक भी न्यूज रिबाहा आप बता दीजिए मुझे। सिर्फ यही हमारे यहां कहा गया ना कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने ये नहीं माना, पाकिस्तानी स्टेट ये नहीं मान रही है। हम उस पर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, आप किसको फर्जी तरीके से, भाई आपने तो पटना में बंदरगाह भी पैदा कर दिया, उसको उड़वा भी दिया। और मैं तो कल ही मैंने एक्स हैंडल पर लिखा रिबाहा कि शहबाज साहब को, उस बंदे को जरूर कोई तमगा देना चाहिए जिसने पटना के बंदरगाह को उड़ाया है। आज गूगल अर्थ है। बच्चों मैं आपसे
अनुरोध करूंगा भैया, रिक्वेस्ट करूंगा, जाओ गूगल अर्थ पे, मैप पे देखो ना, 3D वर्जन है, वहां जाके देखो, 3D एंगल से देखो और पता करो कि पटना में कौन सा बंदरगाह है, कौन सा पोर्ट है जिसको पाकिस्तानी मिलिट्री ने उड़ा दिया। सवाल यह होता है कि हमारा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है और उसके चलते भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया, भारतीय मीडिया ने यह बताया है कि उनके ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब हमने पहले फेज में उड़ाए आतंकियों के अड्डे, लेकिन परेशान आपकी मिलिट्री हो गई और उसने जब हमारे ऊपर हमले किए और उसकी तैयारी की, तो हमने किसी को 300 किलोमीटर अंदर एक एक ड्रोन को बिल्कुल कौवों और परिंदों की तरह गिराया, ये सब किया। अब उस ऑपरेशन के दौरान आपके यहां कैजुअलिटीज हुई, तो ये हमारी उपलब्धि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने आतंकियों को पहले फेज में मारा था। मिलिट्री अगर उसको अपने ऊपर ओन करके हमारे ऊपर हमला नहीं करती, तो आज एक भी पाकिस्तानी मिलिट्री का बच्चा अल्लाह को प्यारा नहीं हुआ होता। और आपको और हमको इस पर बैठ के बात नहीं करनी पड़ती कि किसका प्रोपेगेंडा है, कितने मर गए, कितने नहीं मरे। साहब, आप जरा सोचिए, उनकी आत्माएं क्या कह रही होंगी आपके ऊपर कि हमने कौम की राह में अपनी जान दे दी और ये मानने को तैयार नहीं है। और ये कोई नया इतिहास है कि केवल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हो रहा है? ये पुराना इतिहास है। इसलिए ये एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच था। इंडियन मीडिया ने जश्न नहीं मनाया, इंडिया में कहीं लड्डू नहीं बांटे गए, सर काट के उसका फुटबॉल नहीं खेला गया। ये भारत की सनातन परंपरा है जो अपने दुश्मन को भी सलीके से रखती है और युद्ध के नियमों के अनुसार रखती है। क्यों? क्योंकि ये भारत के सनातन परंपरा की देन है, जहां दिन ढल जाने के बाद महाभारत जैसे युद्ध भी रुक जाया करते थे और दोनों खेमे आपस में एक दूसरे के जाते थे, घायलों का हालचाल पूछते थे। हम उस सनातनी परंपरा से आने वाले देश हैं, इसलिए न लड्डू बांटे गए, ना ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन कम से कम ऊपर वाला इतनी हैसियत, मॉरल हैसियत पाकिस्तान को, पाकिस्तानी स्टेट को, पाकिस्तानी मिलिट्री को जरूर अता फरमाए कि वो कम से कम अपनी बच्चों, जिनकी की मौतें होती हैं और जिनको आप शहादत कहेंगे, बिल्कुल शहादत है, मैंने कहा, उनको कम से कम इज्जत बख्शना उनके मौत के बाद ये सीखे। क्योंकि ये इतिहास बड़ा पुराना है, जश्न नहीं मनाया हमारे यहां, ना प्रोपेगेंडा है, सच कहा और उस सच को ह्यूमैनिटेरियन भाव से एड्रेस किया है भारत ने। मेजर साहब, कल हमने देखा कि परसों जैसे कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी स्पीच की और जिस पर पाकिस्तान को भी मेंशन किया, उसके बाद हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से, जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट पास की और कहा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज़ हैं वो इंडिया के इंटरनली और इंटरनेशनली उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। इस पर आप क्या अपना ओपिनियन रखते हैं? मेजर साहब, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। अच्छा रिबाहा, अभी बड़े 14 मिनट मैंने क्या कहते हैं उसको, बड़े तहम्मुल से अवनीश शर्मा साहब का उनका ओपिनियन सुना। बीच में उनका लेक्चर भी था, फिर उसके अंदर डांट डपट भी थी, फिर सारी चीजें थी, तो बड़े तहम्मुल से मैंने वो सारा कुछ सुना। लेकिन कुछ सवाल मेरे जहन में पैदा हो रहे थे, मैंने कहा मैं वो उठा लूं और साथ फिर मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूं। देखिए जी, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने शुरू किया। शुरू में अपने प्रोग्राम में शर्मा साहब ने खुद ही कहा कि जी रिबाहा के 99% जो ऑडियंस है वो तो इंडिया की है। तो जाहिर है फिर मैं अगर यहाँ पे ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस कहूँ तो वो बड़ा डिफिकल्ट है, और फिर वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मुझसे तो प्रोनाउंस भी नहीं होता ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि एक तरफ शर्मा जी बड़े मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई, मेरा ख्याल में कि शायद उनको ध्यान नहीं रहा, वो ये कह गए, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमने हमला किया, उसमें किसी की खाला मरी, किसी की बुआ मरी, तो वो रो रहे थे टीवी के ऊपर। तो एक तरफ
इतने सख्त हैं, ऐसा जालिम दिल है कि किसी की खाला मर जाए, बुआ मर जाए, कोई मासूम बच्चा मर जाए, बच्ची मर जाए, तो वहां पे दिल जो है वो हिलता ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा दर्द भरा है दिल के अंदर कि मेरे मुल्क के जो शहीद सिपाही हैं, उनके गम में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बना के कह रहे हैं कि जनाब गूगल करो, देखो क्या है क्या नहीं है। तो मुझे ये जो है ना, ये अदा समझ नहीं आती कि ये अदा वो एक जालिम इंसान वाली है कि जो किसी की खाला मर जाए, बुआ मर जाए, उसका मजाक उड़ाए, या ये अदा वाकई एक ह्यूमैनिटेरियन वाली है कि जो मतलब चीख चीख के ये एहसास दिलाने की कोशिश करे कि भाई आप अपने सिपाहियों को ऑन करें। फिर इन्होंने बहुत सख्त एतराज है इंडिया को कि जी पाकिस्तान में वर्दी वालों ने उनका जनाजा क्यों पढ़ा। तो मैं दो टोक अल्फाज में बता दूं कि पाकिस्तान में वर्दी वालों ने उनका जनाजा इसलिए पढ़ा कि किसी को यह हक नहीं है, किसी को, हिंदुस्तान तो छोड़ दें, किसी को यह हक नहीं है कि वो अचानक से ऐलान करे कि जनाब मैंने तुम्हारे जो है फलां अड्डे शनाख्त कर लिए हैं और मैंने उनके ऊपर हमला करना है और इसको खामोशी से सब्र से पी जाओ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप खुद ही अदालत लगाएं, खुद ही फैसला करें, आप अपने रवैये पर गौर ना करें कि आपकी 8 लाख फौज जो है वो कश्मीर के अंदर हो, हर 8 कश्मीरियों या 7 कश्मीरियों के ऊपर आपने एक सिपाही खड़ा किया हो सिक्योरिटी फोर्सेस का, और उसके बावजूद आपके यहाँ एक वाकया हो जाता है। और फिर कमाल उसका ये है कि जी ड्रामा ऐसा खूबसूरत था कि जी फिर 10 मिनट के बाद पहलगाम में उसकी एफआईआर। तो फिर लोगों का सवाल तो बनता है ना जी कि आपका 10 मिनट में एफआईआर कट जाती है, लेकिन आपके जो लोग मरे वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पहुंचती, वहां पे इमदाद नहीं पहुंचती। और फिर मैंने शुरू में एक दफा बताया था कि वो जो रिजॉर्ट था वो टिकट घर भी वहां पे बना हुआ है, तो वहां पे एक गेट से आप टिकट लेके अंदर उस रिजॉर्ट में जाते थे जहां पे लोग, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने बिल्कुल बगैर किसी उसके, हमने सब ने हमदर्दी का इजहार किया कि जनाब लोगों को नाहक नहीं मरना चाहिए, जिनका कॉम्बैट के साथ ताल्लुक नहीं है उनको किसी सूरत इस तरह की दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान ने अपने मुकम्मल ताउन का भी यकीन दिलाया, कहा कि जी आप हमें नहीं मानते, किसी थर्ड पार्टी से करा लें। लेकिन उस सबको रद्द करने के बावजूद आपने 10 मिनट में एफआईआर काटी, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे नहीं पहुंची, और उसके बाद आप पाकिस्तान के ऊपर ऐलान करके हमला करें। तो 14 दिन के बाद आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। 14 दिन तक पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं था जो कह रहा था कि जी इंडिया पे हमला कर दो, लेकिन जब आपने हमला कर दिया तो उसके बाद यहां पे ओपिनियन यकसर बदल गई। तो अफवाज पाकिस्तान कैसे नहीं खड़ी होंगी, किसी एक सिविलियन की भी मौत होगी, अफवाज पाकिस्तान तो खड़ी होगी। भाई छोड़े, किस किस अदालत ने, किस कानून ने, किसने तय किया कि जनाब वो जो खाला थी, वो जो बुआ थी, वो जो बच्चा था, वो जो मस्जिद थी, वो दहशतगर्द थी। तो इसलिए बड़े अदब के साथ एक तरफ बुआ का एहसास ही नहीं है आपको, और दूसरी तरफ आप जो है ना गम में घायल हो रहे हैं हमारे 150 के ऊपर कि जो आपने खुद ही अपनी वो एक रिपोर्ट बनाई है। तो वर्दी वालों ने तो इसलिए जनाजा पढ़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी फौज कि जो अपने सिपाहियों की, अपने अफसरों की शहादत को या उनकी कुर्बानी को रिकग्नाइज ना करती हो, उसको ऑन ना करती हो, जिस तरह शर्मा साहब कह रहे थे, तो मुझे रिवाहा बताएं ना कि वो फौज कैसे अपनी आर्मी का मोरल ऐसा रख सकती है कि वो इंडिया को ऐसा जवाब दे जैसा ये ऑपरेशन सिंदूर और बुनियान मरसूख से मिला था। मुझे बताएं ना। मेरे हिसाब से, मेरी समझ के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी बहुत शानदार काम करती है कि वो अपनी फौज का मोरल उन्होंने आसमानों पे रखा हुआ है, बावजूद इसके कि जी इतनी शहादतें, इतनी मुश्किलात। पाकिस्तान में ऑफिसर्स ऐसे कमाल के हैं कि शाना बशाना लड़ते हैं अपने सोल्जर्स के साथ, और 1:11 या 1:12 की रेशो है शहादतों की रिबाहा, जो दुनिया में हाईएस्ट है ऑफिसर्स की। वैसे ये 1:50 होती है या 1:60-70 होती है, कई केसेस में 1:100 भी होती है। तो पाकिस्तान फौज कंसिस्टेंटली ऐसे जबरदस्त ऑफिसर्स, ऐसे जबरदस्त सोल्जर्स पैदा कर रही है कि जो अभी बैटल हार्डन्ड है। तो अब गलतफहमी क्या हुई? गलतफहमी ये हुई कि टिकटॉक पे देख के कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इस तरह के नारे, और फिर इसके बाद टिकटॉक के ऊपर वो आवाम का गुस्सा फौज के ऊपर, तो ये अब बड़ी माजरत के साथ दुनिया में लीडर्स ऐसे आ गए हैं कि वो फिर टिकटॉक पे फैसले करते हैं। तो इन्होंने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देखी, और उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर इन्होंने कहा जी स्ट्राइक करो,
अवाम खुद ही जो है ना वो फौज को कुट लगाएगी और हम बैठ के तमाशा देखेंगे। तो जब फौज खड़ी होगी, और इसीलिए इनको हाफिज साहब से इतनी तकलीफ होती है, वो इसलिए कि जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खड़ा हो गया और जिसने कहा कि जी ये जवाब हम देंगे, चाहे जो मर्जी हो हम ये जवाब देंगे, तो जब उन्होंने जवाब दिया तो फिर जब फौज खड़ी हुई, फौज ने जब अपना कामयाब हमला किया तो उसके बाद अवाम फौज के साथ खड़ी होगी। और फिर वो जो सुनहरा मौका था, जिस तरह इन्होंने 1971 की ये बार बार मिसालें देते हैं, वहां पे भी देखे ना कैसा भोलापन है कि जी आपने इतने ज्यादा बंगाली मरवा दिए, आपने वहां पे एक अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान से वो 1600 किलोमीटर दूर था बांग्लादेश उस टाइम पे, वहां पे जो अवाम की महरूमी थी उसके ऊपर इंडिया को क्या हक था कि जी इंडिया उसको एक्सप्लॉइट करता और एक्सप्लॉइट करने के बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े करता। अब वहां पे सैकड़ों औरतें मरी, बच्चे मरे, इसको छोड़ दें कि जी वो ये इल्जाम पाकिस्तान पर डालें, किसी और पर डालें, लेकिन वो मरे तो सही ना। मैं तो उस ग्रुप का आदमी हूं जो ये समझता है कि जी जब भी जंग होती है तो ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। हाँ, औरतें विधवा हो जाती हैं, बच्चे जो है यतीम हो जाते हैं, मतलब खामन जो है वो मारे जाते हैं, वालिदैन जो है उनके जवान बच्चे जो है वो कत्ल हो जाते हैं। तो मैं तो उस ग्रुप का आदमी हूं। तो वो किसने किया? तो वहां पे इनको जरा दुख नहीं होता कि जी हाँ वो मानिक शाह साहब गए, उन्होंने कहा मच्छरदानी मिल रही है, फिर वो एक हवलदार ने उनका कुर्ता पकड़ लिया या वर्दी पकड़ ली, उसने कहा साहब आज समझ आई कि आप क्या कमाल के जो है ना मतलब लोग हैं। चलें, आपने 1971 तो कर लिया, उसके बाद पाकिस्तान का क्यों नहीं आप कुछ कर सके? पूरा आपने जोर लगा लिया, क्या कर सके आप पाकिस्तान का? 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के केस में एक फंडामेंटल फैक्टर को सामने रखें, और वो ये कि वो 1600 किलोमीटर दूर थे। और ऐसी स्टेट्स, ऐसी उसका जियोग्राफिक, अब यहाँ पे जियोग्राफिक कंटिन्यूटी है ना जी, ये आजाद कश्मीर के अंदर 1 इंच रेबाहा 1 इंच नहीं ले सके, बावजूद अभी भी नारे लगा रहे हैं कि जी वो हमने, मोदी साहब को अगले दिन भी ये कह रहे थे कि जी वो आपने पीओके लेना था, और ये सब कुछ भी नहीं। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये जो बातें हैं ये बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ, फिर ये इसी तरह मोदी साहब को वो अजीम इंसान गर्दानते हैं जो बगैर दावत के वो नवाज शरीफ साहब को मिलने चला गया, वो ऐसा भले मांस आदमी था, वो चाहता था कि जी मैं, बस देखें बात ये है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं ये जरूर समझता हूं कि जी मोदी साहब को भी कभी कभी ख्याल आता होगा कि भाई देखो इंडिया पाकिस्तान हमने हमेशा हमसाए रहना है, तो कोई सुलह की बात है, लेकिन वो शायद मे बी 1% आता हो, 99% फिर वहीं पे हम घूम के पहुंच जाते हैं कि जहां पे ये हमारे खिलाफ, हम इनके खिलाफ, और मतलब ये सारा कुछ चलता रहता है। क्या ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, उसमें जब वो अगवा हो गए थे तो नहीं था इंडिया में जश्न का समा? रिबाहा आप अपनी पुरानी वीडियोस निकाल लें, उसमें देख लें कि जी कैसे, क्या लहजा था, क्या बातचीत थी, क्या चेहरों पे जो है ना वो रोशनी थी, टमाटर की तरह कौन लाल थे कि जनाब देखें जी क्या वो मौजा होने वाला है कि जी वहां पे जो है ना बलोचिस्तान आज अलहदा होने वाला है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जी हम एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करें तो ऐसे में ये जरूर याद रखें कि कल 15 अगस्त को प्यूटन साहब की तकरीर थी, कि जो तकरीर नहीं थी, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जिसमें वो अमेरिका के सदर के साथ खड़े हुए थे, वहां पे प्यूटन साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा यूक्रेन के लोग हमारे ही लोग हैं, और उन्होंने कहा यह तारीख में बड़ा ही गलत मकाम है कि हम आपस में एक दूसरे को इस तरीके से कत्ल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर मतलब अफसुर्दा होना बनता है। और ये भी मैं आपको बात बता दूं कि यूक्रेन की जंग 3.5 साल से ज्यादा जारी है, और 3.5 साल से ज्यादा जारी है, और उसमें 1.6 से 1.7 मिलियन लोग, नौजवान बच्चे जो हैं वो मारे जा चुके हैं, कोई यूक्रेन के नाम पे तो कोई रूस के नाम पे, और ऑलमोस्ट 1.2 से 1.3 मिलियन जो हैं वो उसमें यूक्रेनी होंगे। तो मैं तो शर्मा जी बड़े अदब के साथ आपको बड़ा सीनियर गर्दानता हूं, कॉलीग गर्दानता हूं, आपकी बात को बड़े तवज्जो से सुनता हूं, लेकिन उसमें शर्मा साहब मैं ये ब्लेसिंग समझता हूं कि 3.5 दिन में आपका और हमारा, आपका ऑपरेशन सिंदूर और हमारा बुनियानुल मरसूस जो है वो खत्म हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम शर्मा साहब ये भी सोचिए कि ये जो पहलगाम का वाकया था, ये कितनवा वाकया था 10 साल में? ये 10 साल में 4th वाकया था। 2016 में हुआ था उड़ी और पठानकोट, 2019 में हुआ था वो जो पुलवामा, और 2025 के अंदर हुआ था ये जो पहलगाम।
तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जो आप आतंकवाद और ये सब कुछ कहते हैं, तो फिर उसमें जनाब वो उस पर भी तो तवज्जो देना कि जो बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव, उसको हमने नहीं अच्छा रखा हुआ, उसकी फैमिली को हम नहीं उससे मिलने दे रहे। तो मेरे ख्याल में कि जी शर्मा साहब, जो सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे नजर आती है बड़े अदब के साथ, हालांकि मैं फौजी साहब का फौजी हूं, लेकिन मुझे जो सबसे खूबसूरती नजर आती है वो ये नजर आती है कि जी आप और मैं एक दूसरे की जबान समझते हैं, हम एक दूसरे से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। मोदी साहब भी तो यही कह रहे थे ना कि जी डीजीएमओ जो है वो फलां बात कर रहे, देखिए मोदी साहब तक को समझ आती है कि हमारे डीजीएमओ साहब क्या कह रहे थे। तो इसलिए मेरी समझ के मुताबिक आप, हाँ एक तरीका कई दफा पॉलिटिकल ये होता है, वो कहते हैं कि जी इतनी एस्केलेशन को ऊपर ले जाओ कि जी लोगों को लगे कि अभी कुछ होने वाला है, तो उसके बीच में फिर रास्ता निकालो ताकि लोग मान जाए। लेकिन मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान में देखें इतना साझा मसला है कि आप ये देखें कि जी पाकिस्तान में अभी ये जो क्लाउड बर्स्ट हो, ये सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह का क्लाउड बर्स्ट जो है वो क्या कहते हैं इसको, इंडियन कश्मीर के अंदर भी हुआ है। तो मेरा मेरा अपना ख्याल ये है कि जी ये जो दोनों मुल्क हैं ये जुड़े हुए आपस में, अगर इनकी सत, अच्छा अब फिर ये कह रहे थे कि जी ये जो है यूएस के बेसेस और वो जी हम उसके अंदर, ये ठीक है, ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लोगों ने ये बातें की हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। इसी के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा था, वो जो बीबीसी की एक खातून थी, या मेरा ख्याल में अभी वो दूसरे चैनल पे चली गई हैं, स्काई पे या गार्डियन के ऊपर, तो वो यल्दा साहब जो कह रही थी कि जी आप, उन्होंने कहा जी ये काम हमने बिल्कुल किए हैं और ये हमें हमें अच्छी तरह मालूम है, और जिनके लिए किए हैं उनको भी अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो अपने उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपनी उसके लिए जो है जो कुछ करता है वो करता है। पाकिस्तान का कोई ऐसा वो नहीं है कि जी हमने इंडिया के ऊपर हमला करना है या हमने इंडिया को ये करना है या वो करना है। लेकिन एट द सेम टाइम ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर आप नाहक कोई इस तरह का वो करेंगे। और फिर देखे ना, इनके जयशंकर साहब भी कह रहे थे कि जी हमने, और मोदी साहब ने भी ये कहा कि जी हमने हमला किया और आपने वापस हम पे ही हमला कर दिया। तो भाई और क्या करते हैं हुजूर, मतलब कौन सी दुनिया में आप रहते हैं? आप क्या समझते थे कि जी, और इन्होंने हमला करने के बाद कहा कि जी बस हमारी तरफ से हमला हो गया, अभी आप इसको जो है ना बस जाने दें यहाँ पे। तो देखिए इस तरह नहीं होता। तो मेरे ख्याल में कि जी यहाँ पे अभी पाकिस्तान में सोच बिल्कुल क्लियर है। इनकी बड़ी मेहरबानी है कि जो थोड़ी बहुत पाकिस्तान को गलतफहमी थी कि जी ये अमन और इस रास्ते के ऊपर चल सकते हैं, तो वो गलतफहमी पाकिस्तान की दूर है। अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लोगों ने यह फैसला करना है कि जी आगे उन्होंने किस तरीके से चलना है। तो मैं ये समझता हूं कि एक तो वैसे रिबा मैं पहले भी एक दफा हाईलाइट कर चुका हूं, दोबारा हाईलाइट कर देता हूं। मैं, शर्मा जी तो यंग आदमी है, लेकिन मैं अभी उम्र के इस हिस्से में पहुंच रहा हूं कि जहां पे मेरे थोड़े दिन ही बाकी हैं इस दुनिया के अंदर। लेकिन आप यंग हैं, तो अगर आप ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि मैं काफी दिनों से आपके प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वाले घर चले गए, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस वाले घर चले गए, उनमें से कुछ छुट्टी चले गए, जिनकी किसी की शादी वो उधर चले गए। आप जो हैं वो डटी हुई हैं कि जी मैंने इसमें से कोई पटाखा बड़ा जो है ना वो बजा के रहना है। तो बिल्कुल कोशिशें अपनी जारी रखें, इससे अगर व्यूज ज्यादा मिलते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखिएगा कि मुझसे ज्यादा ये आपने भुगतना है। ऐसे में ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये बड़ी मुश्किल बातें हैं, मेरी साइड पे भी बड़ी मुश्किल बातें हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि भाई अगर मैं सोचूं तो क्या है ये, अभी देखें न्यूक्लियर हथियार, फिर इंडिया वो कहता है कि जी न्यूक्लियर, इंडियंस अभी जिस तरह शर्मा जी जो एक कह रहे थे ना, वो ये कह रहे थे कि जी हम तो वो हमारे यहाँ तो अभी ये जो सोच है ये बड़ी क्लियर है। भाई देखें शर्मा साहब, कुछ अर्सा पहले आप लोग ये कहते थे कि जी हम आगे निकल गए हैं, अभी ये जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में जुड़े हुए ही नहीं है, हमारे तो मसले और बन गए हैं, हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया, भूल गए हैं। लेकिन आज फिर आप पाकिस्तान से वापस उसी तरह जुड़े हुए हैं, आज ये कह रहे हैं कि हमारी सोच क्लियर होगी। तो रिबाहा आपने ज्यादा भुगतना है। मुझे नहीं पता कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो यंग हैं या बुढ़े हैं। अगर तो वो यंग हैं तो उनको चाहिए कि वो अमन की तरफ देखें, अगर वो मेरी तरह के बुढ़े हैं तो बस ठीक है, फिर लगाए रखो, क्या पता किसी दिन कोई बड़ा पटाखा बच जाए, तो उसके बाद देखेंगे कि क्या शहनाइयां जो हैं वो आसमान पे रंग बिखेरती हैं, और वैसे ही ऊपर जाने का टाइम तो हुआ चाहता है। तो ठीक है, अगर जल्दी चले जाएंगे तो फिर क्या इसमें फर्क पड़ता है।
सही हो गया। अवनीश सर, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि जो हमारे मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट पास किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि कोई शहनाइयाँ बजाई जाएँ या कोई पटाखा फोड़ा जाए सर। नहीं, मैं तो मकसद सिर्फ नहीं है, ये दुआ लेकिन जो बटन आप दबा रही हैं उसका नतीजा यही निकलेगा। जी शर्मा साहब। जी सर। अरे वाह, आपका अंदाज है, जब स्पीकर बोल लेता है तो आप कहती हैं सही है। सही नहीं, आपको कहना चाहिए था गलत है। कभी कभी ऐसे भी कहना चाहिए था। मुझे तो एक झटके में लगा कि मेजर साहब ने ये कहा कि शर्मा जी आपकी उम्र काफी कम है और मेरे तो ऊपर जाने का वक्त आ गया है, ईश्वर न करे आपका ऐसा वक्त आए क्या जनाब। तो बाद में मुझे पता चला कि वो रिबाह को एड्रेस कर रहे थे। साहब देखिए, आप भी लंबी उम्र जी हैं, हम भी लंबी उम्र जी हैं, है ना। तो ये बातें दीगर कुछ फैक्चुअल करेक्ट मैं मेजर साहब को करना चाहूंगा। साहब हमारे यहाँ टिकटॉक बैन है। मेजर साहब, इंडिया में टिकटॉक बैन है, नहीं चलता। मेजर साहब, हाँ, तो हम टिकटॉक से कोई चीज नहीं लेके आते। और यहाँ पे ऑथेंटिक मीडिया है, और जैसे हम अभी रिवाहा के प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, ऐसे ही ओटीटी मीडिया है। तो हमारे यहाँ टिकटॉक नहीं चलता साहब। तो ये खबरें टिकटॉक से नहीं आई हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि यूक्रेन का जिक्र करते हुए, रशिया और यूक्रेन का, आपने कहा कि पुतिन साहब ने कहा कि साहब जो यूक्रेनियन हैं वो भी हमारे भाई हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। आपकी इस बात को, इतनी पॉजिटिव बात को थोड़ा मैं और आगे बढ़ाता हूं। पूरे पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, सिर्फ पीओजे के नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारा भाई है। एक एक पाकिस्तानी हमारा भाई है। 14 अगस्त 1947 को वो भाई जुदा हो गया था। हमको पीओजे के नहीं, हमको पूरा पाकिस्तान चाहिए। आइए बजाइए ताली मेरे साथ, कहिए हाँ शर्मा साहब, बिल्कुल आपने तो पुतिन से भी आगे की बात बोल दी। मेरी आदम कद मूर्ति लगवाने की घोषणा करिए। हम आज कह रहे हैं, और हम अर्ज करेंगे अपने प्रधानमंत्री से भी, अपने भारतीय सेना से भी, कि भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, भाइयों बहनों, अब हमें सिर्फ पीओजे के नहीं चाहिए, एक एक पाकिस्तानी हमारा भाई है, एक एक पाकिस्तानी हमारी बहन है, भाभियां हैं। आपको बुआ पर बड़ा दुख हो गया था, अभी मैं उस पर भी आऊंगा। तो आइए, हमें तो पूरा पाकिस्तान चाहिए सब। हमें 14 अगस्त 1947 के पहले की पोजीशन बरकरार रखनी है। हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए। 1600 किलोमीटर दूर जो बांग्लादेश, जिसको अभी आप गिना रहे थे, 1600 किलोमीटर दूर था, इसलिए आपने ले लिया। भैया 14 अगस्त 1947 को ये 1600 किलोमीटर की दूरी नहीं याद थी? आपको अपनी हैसियत नहीं पता थी कि इतना लंबा है, हम नहीं संभाल पाएंगे? क्यों लिया? क्यों लिया? जाइए पूछिए जिन्ना साहब की आत्मा से, क्यों लिया? हम अपने यहां नेहरू और कांग्रेस से लगातार ये सवाल पूछते हैं, देश के मुद्दों पर एक हो जाते हैं। लेकिन भारत में अब ये चर्चा होती है, जिसको आपके प्रेजेंट आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी दोहराते हैं। जिन्ना ने ये बात कही, भुट्टो कह के निकल लिए, आसिम मुनीर भी ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमानें दो अलग अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती। अगर यही हकीकत है, और 1600 किलोमीटर दूर की वजह से आपका ईस्ट पाकिस्तान निकल के बांग्लादेश बन गया, तो उस समय आपको क्यों नहीं याद आया भैया? क्यों नहीं छोड़ दिया आपने? हैं? मतलब आप मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी ने, जी हाँ, पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी ने बंगालियों की आबरू लूटी है, महिलाओं की मर्डर्स और बाकी छोड़ दीजिए, आबरू लूटी है। जब हमारे यहां माइग्रेंट्स भर गए, हमारी तब की प्रधानमंत्री कांग्रेस सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि नहीं भैया, ये तो हमारे यहां प्रॉब्लम हो रही है।
यही हाल आपका बलूचिस्तान में भी है। पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी, यही हाल सिंध का है, क्योंकि वहां भी पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी। और फिर आप कहते हो कि बलूची पंजाबियों को क्यों मारते हैं केवल बसों से उतार उतार के? कभी सोचा है आपने बंगालियों के साथ क्या किया? कभी सोचा है आपने? और तो और, जिसने इस फ्रॉड पर जिना के बिलीव किया कि हिंदू मुसलमान अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती, और वो पाकिस्तान से यहां आज के हिंदुस्तान से माइग्रेट करके चले गए, उनको भी आपने महाजिर बना रखा है। कभी देखा है आईना? सवाल ये होता है साहब कि मैं पुतिन साहब से भी 1.5 गुना हौसले वाला आदमी हूं। अब मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। ताली बजानी चाहिए थी आपको। अभी आप बड़ा हवाला दे रहे थे पुतिन साहब का। अब आते हैं बुआ भतीजी और छोटे, क्या कर रहे थे भाई? हाफिज सईद को आज जिस ट्रम्प चचा के आगे पीछे आप बटर लेके घूम रहे हैं और बड़ा खुश हैं, हमारा तो धंधे पानी का मामला है, धंधे पानी का हो जाएगा और हो रहा है। आपने देखा है ट्रम्प साहब ने अनाउंस कर दिया पुतिन की मीटिंग के बाद कि साहब रशिया से जो जो बायर्स तेल खरीद रहे हैं, हम उनको कोई टैरिफ नहीं करेंगे। तो 25% तो हमारा खत्म है। सिर्फ हमारा ही नहीं, ब्राजील का भी है, बाकियों का भी है। आप ब्रिक्स से बाहर हैं, इसलिए आपको क्या पता चलेगा? सवाल ये होता है साहब कि आतंकवादी और टेररिस्ट की बुआ भी टेररिस्ट होती है, उसका डीएनए टेररिज्म का होता है। हमने किसी शहरी को नहीं मारा। क्या कर रहे थे आतंक के अड्डों पर? आतंक के अड्डों पर अगर एक चींटी भी होगी तो वो भी टेररिस्ट काउंट की जाएगी, और उसका भी वही हाल होगा जो हाफिज सईद जैसे एलिमेंट्स का होगा। रख लीजिए अपने विक्टिम कार्ड, बुआ, भतीजी, चाची, चाचा। आतंकवादियों के चाचा को मारा, आतंकवादियों की बुआ को मारा, मारेंगे। आतंक के अड्डे पर वो रहेंगी तो मरेंगी। वो टेररिस्ट जो आके भारत में हमारे लोगों की जान लेते हैं, उनको खाना बना के परोसने वाला तक हमारे लिए टेररिस्ट है। और इसलिए मैंने कहा कि हमारे एक नया न्यू नॉर्मल है कि सिर्फ बंदूक लेके आके जो यहां पर गोलियां चलाते हैं, टेररिज्म करते हैं, सिर्फ वो हमारे लिए टेररिस्ट नहीं है। उनको राशन देने वाला भी टेररिस्ट है, उसको ट्रेनिंग देने वाला भी टेररिस्ट है, और अगर उसकी मौत पर फातिया पड़ती है कोई मिलिट्री वर्दी पहन के, तो वो भी टेररिस्ट है। ये नई डेफिनेशन है नए भारत की टेररिज्म को लेके, और सिर्फ पाकिस्तान के टेररिज्म को नहीं। तो एक तो ये बात समझ लीजिए, ये बुआ भतीजी एक आम सिविलियन से अलग बुआ भतीजी हैं, तो इसलिए हटा दीजिए इसको। अब एक चीज और, आपने एक बात कही साहब कि पहले ये कहते थे कि हमारा पाकिस्तान से कोई मतलब ही नहीं है, पाकिस्तान बहुत पीछे छूट गया, पाकिस्तान बहुत या हो गया वह हो गया। आप ये बताइए, आपके घर में गुसलखाना है, 4 दिन 10 दिन से सफाई नहीं हुई, वो बदबू मार रहा है, सफाई तो करनी पड़ती है ना। एक घर होता है, उसके आसपास आबादी होती है, आबादी के बाद हमारे बाउंड्री के बाहर अगर कहीं कोई गंद मची हुई है तो उस गंद की सफाई तो करते हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर में सफाई तो की है, और क्या किया है? और कौन सा हम आपके पास कोई कटोरा लेके पहुंच गए खैर कि साहब हमें कुछ मदद दे दो, साहब हमें कुछ आटा दे दो, साहब हमें कुछ चावल दे दो, ऐसा तो नहीं। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी को लेके बड़ा आग लग रही है। दुनिया का अंधा आदमी भी और बच्चा भी हो, उसके सामने रख दीजिए कि साहब ऐसे नदियां हैं, उनसे पानी निकलता है, जो पानी जितना जनरेट होता है उसका 80% पाकिस्तान रखता है और 20% हिंदुस्तान रखता था। पाकिस्तान की आबादी ये है, पाकिस्तान का रकबा ये है, हिंदुस्तान की आबादी ये है, हिंदुस्तान का रकबा ये है। वो एक गाली देगा, मैं गाली नहीं दूंगा, वो कहेगा कि ये कौन सा ट्रीटी है भाई, ये क्या है? तो हम तो उसको कर रहे हैं, पीएम ने भी बोल दिया। तीसरी चीज,
आपने कहा कि साहब ये चाहते हैं कि इतना एक्स्ट्रा ऊंचा जाए मामला कि उसके बाद बीच में कुछ हो समझौता तो लगे लोगों को कि नॉर्मल। नहीं, हमने अंतिम युद्ध टेरर के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ ये छेड़ा है और उसको पूरा करके रहेगा भारत। अब पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री अपने आप को टेररिस्ट समझ ले तो इसमें हमारा दोष थोड़ी ना है। भाई हमारा दोष क्या है? अगर पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री कह रही है कि हाँ हम टेररिस्ट हैं, हमारी छातियों में उनके लिए दूध उतर आता है क्योंकि आप उनके कैंप्स खत्म करते हो, तो हम आपके ऊपर मिसाइलों से हमला करेंगे, ड्रोन चलाएंगे, करो फिर। इसीलिए नया न्यू नॉर्मल जो इंडिया का है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, और टेररिस्ट केवल गोलियां चलाने, बम चलाने वाले नहीं हैं, जान लेने वाले नहीं हैं, उनको तैयार करने वाले, उनको हर तरह से फैसिलिटेट करने वाले वो भी हैं, चाहे वो कोई मस्जिद हो, चाहे कोई वो मदरसा हो, चाहे वो कोई कंटोनमेंट हो, चाहे वो कोई एयरबेस हो, और चाहे कोई वर्दी हो, हम फर्क नहीं करने वाले। इसलिए विक्टिम कार्ड बंद रखें। और एक बार फिर मैं दोहराता हूं, आपकी प्रेरणा से आपने मुझे इंस्पायर किया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा मेजर साहब कि अब हमें पीओजेके नहीं चाहिए, केवल हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि एक एक पाकिस्तानी हमारा भाई है। हम चाहते हैं कि 14 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति बहाल हो, बांग्लादेश भी जरूरत के हिसाब से हम ले लें और पाकिस्तान भी हम ले लें, बात खत्म हो जाएगी। हम सब भाई भाई हैं। हम अपने यहाँ आपसे ज्यादा हमारे मुसलमान भाइयों के साथ रहते हैं, हम थोड़े से और के साथ रहेंगे, कोई इशू नहीं है। रही बात आपके यहाँ कंटोनमेंट वाले वो साहब की, इतिहास है, गवाह है साहब, अटैचियां भर भर के पहले ही पहुंचाए जा चुके होते हैं लंदन और न जाने कहां कहां, वो उड़ जाएंगे। आपके एक्स आर्मी चीफ कहां है इस समय? जरा एड्रेस बताइए उनका। मैं आपको बता सकता हूं अपने पिछले 10 एक्स आर्मी चीफ का कि वो कहां हैं, हिंदुस्तान के किस पते पे रहते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा। लेकिन जरा आप अपने पिछले सदर का बता दीजिए कि कहां हैं। अच्छा, इसलिए साहब बहुत फर्क है। मेजर साहब एंड पर कुछ कहना चाहेंगे, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप म्यूट है सर, म्यूट है सर। एंड पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि स्वाय राहील शरीफ साहब के कि जो सऊदी अरेबिया में है, तमाम के तमाम आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर ही हैं। शर्मा जी जब चाहें मैं इनको व्हाट्सएप लोकेशन तो नहीं भेज सकता, जाहिर है कि उनकी प्रॉपर्टीज बता दीजिए यार, सारा हमारे पास, हम भेज देंगे आपको। तो अब मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो फिर ये भाई पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बाहर जाने की क्या जरूरत है? वो माशाल्लाह से जितना नहीं, सारी बाहर ही हैं, सारी बाहर ही हैं। वहां पाकिस्तान में तो खाली लिपस्टिक और फ्रिज वाली और साड़ियों वाली फैक्ट्री है, साबुन वाली। नहीं 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 नहीं, सब के सब इधर ही हैं। इसी वजह से तो देखे ना, ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे दिमाग थे जिनकी वजह से ये इतने जहाज गिरे, इतना नुकसान हुआ। तो वो पुराने आर्मी चीफ जो है वो नए आर्मी चीफ को सारे मशवरे देते हैं कि कहां से लगाना है, कैसे करना है, क्या करना है। एनीवेज, जो शर्मा साहब कह रहे थे ना कि ये न्यू नॉर्मल है, तो ये मैं इनकी बात मानता हूं कि ये बिल्कुल न्यू नॉर्मल है। और इसमें ये जो एक सोच है कि जी हम गलबा हासिल कर लेंगे, हम ये सब कुछ कर लेंगे, ये वो सोच है कि जिसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा इसका जो है वो रिस्पॉन्स है, ये सारा कुछ दिया गया। तो मेरे ख्याल में कि ये ऐसा नहीं है कि इनकी शर्मा साहब की मेहरबानी है और ये थोड़े मतलब मेहरबानी कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को नहीं ले रहे। जिस दिन मौका मिला, जिस नहीं, दिन मैंने तो अरे मैं तो पीओजे तक ही मैं तो पीओजे के तक ही अपनी गवर्नमेंट के स्टैंड के साथ था, रुका हुआ। आपने ही पुतिन साहब और यूक्रेन का याद दिला के मुझे कहा कि भाई पूरा चाहिए फिर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो इनकी बात सही है, लेकिन जहां हम भी भाई भाई हैं, आप भाई नहीं मानते मुझे? क्यों नहीं? हाँ तो फिर आइए ना, हमें पूरा चाहिए, फिर कहिए कि हाँ बिल्कुल 14 अगस्त 1947 से पहले की पोजीशन बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। मेरे भाई मैं यूपी से रिबाहा के यहाँ दावत खाने आ जाऊंगा, बताइए अब बिला वजह मुझे वीजा लगाना पड़ेगा?
शर्मा जी वो है ना? आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से हाँ? आपको बिल्कुल आना चाहिए यूपी ये से। ऑल क्रेडिट और गोज टू मेजर साहब रिबाहा। क्या यस, मतलब लास्ट में क्या कंक्लूजन निकल के आया है कि इंडिया को हाँ, पूरा पाकिस्तान चाहिए और लेना यस, चाहिए। मेजर यस, साहब रजामंद है। यस। थैंक यू रिबाहा, और देखें, थैंक यू। रजामंद आपने इस्तेमाल किया और उसमें रजा आता है। तो देखें, हाँ तो मैं हाँ ये कह बिल्कुल। हाँ, मैं तो मैं इसीलिए तो ये आपसे मोहब्बत मैं इसीलिए आपसे मोहब्बत करता हूँ, एहतराम भी करता हूँ कि बताइए मैं पीओजे मतलब पीओके तक था और आपने कहा नहीं। हाँ, कि आगे आ क्या जाएं, बात कर रहे हो यार? मेरे घर आए। आप हिंगलाज देवी भी ले लो, आप जो है इधर चिटगांव भी ले लो, मतलब याद दिला दिया आपने। थैंक यू साहब। तो देखें, मैं तो ये चाहता हूं, ये जो शर्मा जी ने बात की, अगरचे बीच में उन्होंने बड़ी सख्त बातें की, न्यू नॉर्मल की, न्यू डेफिनेशन की और फिर इंडस वाटर ट्रीटी की बात की। मेरी अपनी जियोपॉलिटिकल समझ के मुताबिक रिबाहा, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसके ऊपर पाकिस्तान में हमेशा ये मौक़िफ़ है लोगों का कि जी अयूब खान साहब ने पाकिस्तान के 3 दरिया बेच दिए और हमने बड़ा गलत वायदा किया इंडस वाटर ट्रीटी। और देखें आज इंडिया में ये है कि ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने कहा कि जी मैं गाली देकर तो नहीं कहता, लेकिन ये है कि कौन कहेगा कि नदियों से ये पानी जाता है 80% और पाकिस्तान की आबादी, इंडिया की आबादी और वो सब कुछ। तो मेरे अपने ख्याल में जियोपॉलिटिकली ये जो निशाना है, ये सब हीले बहाने हैं, ये जो पुलवामा है, ये पहलगाम है, ये सब मेजर साहब ये इंडी 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 सब इंडी इंडस वाटर टीटी वेटी सब ये दूर की बातें हो जाएंगी। वो 3 नदियां बेच दी, वो सब सब नदियां अपनी हो जाएंगी ना, 5 की 5। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? आ हाँ, जाइए, मैं आ उधर जाइए, आ आ रहा हूँ, जाइए, लेने दीजिए हमको। कंक्लूड उधर एक ही मूवमेंट करूंगा। चलाइए, एक मूवमेंट का आगाज कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कंक्लूड उधर ही करूंगा, आपको हैप्पी हैप्पी भेजूंगा आज। हाँ इधर मैं ये आइए। कह, मैं ये कह रहा हूँ कि हालांकि मेरे हमारे ख्याल वाले नाराज हो जाएंगे, कहेंगे नहीं ये हाँ, बहुत ज्यादा मजहबी नहीं चाहिए, 25 करोड़ बहुत है हमारे पास। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि असल असल जो टारगेट है वो इंडस वाटर ट्रीटी है। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर इंडिया ने कई दफा पाकिस्तान से कहा कि जी वो था, इसको, वो खत्म, चैप्टर क्लोज। लेकिन बहरहाल ये मेरी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के मुताबिक जो असल गड़बड़ है वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर है और इसी वजह से ये पुलवामा पहलगाम ये सब कुछ हुआ। लेकिन एनीवेज, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मौकफ ये आ गया ना शर्मा जी का कि वो कहते हैं कि जी मेजर साहब ने कहा कि जी पीओके नहीं बल्कि पूरे का पूरा पाकिस्तान। तो एक ये भी है रिबाहा के मेरी समझ के मुताबिक जिस तरीके से इंडिया जा रहा है, जिस तरीके से इंडिया में ये जो नई सोच परवान चढ़ रही है, मेरी पाकिस्तान आवाम से या तो पूरे का पूरा इंडिया ऐसे बरकरार ही नहीं रह सकेगा, कई हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो या आप ये देखेंगे कि जी वापस जो अमन का टाइम था सही बेहतरीन इंडिया में वो तब था कि जब मुसलमान हुक्मरान थे और पूरी जनता जो है वो शांति के साथ रह रही थी। आ तो गए आ गए आ गए आ गए कलमा के नाम, कलमा पे बने मुल्क वाले, कलमा पे बने मुल्क वाले आखिर उसी हरे रंग की स्याही पे आ गए। इससे आगे आप बढ़ ही नहीं सकते, नहीं शर्मा जी, जब इससे सब एक हो आगे आप जाए, बढ़ ही नहीं सकते। यार ये इस कौम की, इस तो ले, कौम का दुर्भाग्य है, मैं ये कह रहा हूँ कि बदनसीबी है इस कौम की कि इस रंग से आगे न बढ़ना है, कमर में बम बांध के उड़ना है। ये हम अपने वालों को भी समझाते हैं कि अबे बेवकूफों, आराम से रोटी खाओ, चैन से रहो, वरना मेरी गोली तो है ही, वो आखिरी जुमला भी बोले ना। नहीं नहीं वो लाठी आप अकेले सुनिए सुनिए, हमने न्यू नॉर्मल सिर्फ बाहर के लिए नहीं बनाया है। ये एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। ये हमारी बाउंड्री के बाहर भी है और बाउंड्री के अंदर है। ये नए भारत का नया न्यू नॉर्मल है। और एक चीज और, मेरी पाकिस्तानी आवाम से हाथ जोड़ के ये गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेजर साहब की शिकायत मत करिएगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। ये चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान भारत के पास वापस आए। लेकिन एक और भी देखे ना, इसलिए नहीं वो ठीक प्लीज, हो गया, एक और भी इसलिए टेक्निकली प्लीज देखे ना मेजर साहब की कोई शिकायत नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूँ टेक्निकली एक और भी देखे ना कि जब सब कुछ एक हो जाएगा फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैं खुद बन सकता हूँ ना हुक्मरान राजा। हाँ हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है कि कलमे पर
बने मुल्क में मुसलमान के अलावा कोई सदर नहीं बन सकता। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट भी रहे हैं, हमारे यहाँ अबुल कलाम साहब भी रहे हैं साहब। इसीलिए मैं कहता हूं हरे रंग के साथ आजकल नीली स्याही चलती है पूरी दुनिया में, ब्लू और ब्लैक। बाकी स्याही से दूर आइए, बिल्कुल बन सकते हैं। अब जरा आईना देखिए, आपके यहाँ क्यों नहीं बन सकता? कोई हिंदू आपके यहाँ बन सकता है, कोई सिख आपके यहाँ बन सकता है, कोई पारसी आपके यहाँ बन सकता है, कोई ईसाई आपके यहाँ बन सकता है? बताइए बताइए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू गलत से पंगे ले लेते हैं आप यार, वो साहब भी बिला तो आ वजह, जाएगा। फिर 5 मिनट अभी वीडियो बढ़ जाएगा। नहीं सुने ना, चीफ आप जस्टिस गलत तो रहे पंगे हैं। ले लेते हैं। अभी खुद ब खुद वो वक्त भी आ जाएगा कि जब वो भी बनेंगे, वो भी सब कुछ होगा। लेकिन तो वो वक्त पैदा करिए, वो उस वक्त से पहले पूरा पाकिस्तान हमारे पास भेज दीजिए। नहीं वो आ जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल आप में भी एक बैनर लगाओ, दो ही ऑप्शन मुझसे रोज 15 मिनट इस पर वीडियो एक कराओ, लेट्स पाकिस्तान बी द पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट ओनली पीओके। इसमें पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है। आओ चलें, आओ चलें हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच अवनीश सर, थैंक यू सो मच मेजर सर। हालांकि हमारे वाले गाली देंगे मुझे कि नहीं साहब इतने नहीं चाहिए और इतने ही बहुत है। सर आप पहले डिसाइड कर लिया आप चाहते हैं क्या है, तो फिर बाद नहीं हमें तो चाहिए। तुमने हम लोग कोई भी बात कर दे मेजर साहब, इसको लास्ट में यही कहना है सही है। हाँ यही सर सही है, जो कह रहा है वो सही है। सही। थैंक यू सो मच।